इस वीडियो में मुद्रा और बैंकिंग के थर्ड पार्ट केंद्रीय बैंक अभिप्राय एवं कार्य सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या है इसको देखते हैं। किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च संस्था होती है जो देश की मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर बैंक होता है जो मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ साथ देश के व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता होता है। सैमुएल्सन ने केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी है। केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, यह अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति तथा साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आज के समय में केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी जा सकती है। केंद्रीय बैंकिंग देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था है जो देश में चलन तथा साख का विकास, नियमन एवं नियंत्रण, राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करता है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। इसका जो मुख्य आधार है इसमें सबसे पहला है स्वामित्व। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है और व्यापारिक बैंक पर सरकारी और गैर सरकारी स्वामित्व हो सकता है। दूसरा संख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी देशों में एक एक केंद्रीय बैंक होता है और व्यापारिक बैंक देश में बहुत से होते हैं। तीसरा है बैंकिंग व्यवस्था में स्थान। यह जो केंद्रीय बैंक होता है देश का सर्वोच्च बैंक होता है और व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। चौथा है उद्देश्य। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य राष्ट्र हित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जबकि व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसी तरह से पांचवा है जनता से संबंध। केंद्रीय बैंक विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में जनसाधारण के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता, जबकि व्यापारिक बैंक जनसाधारण से व्यवसाय करते हैं। इसी तरह से बैंकर ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है केंद्रीय बैंक, और व्यापारिक बैंक जनता का बैंकर होता है। इसी तरह से सातवां जो अंतर है यह है नोट निर्गमन का। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का ये अधिकार नहीं होता है। इसी तरह से आठवां है प्रतियोगिता। केंद्रीय बैंकों की व्यापारिक बैंक से कोई प्रतियोगिता नहीं होती, जबकि व्यापारिक बैंकों की आपस में ही प्रतियोगिता होती है। नवा है विदेशी विनिमय। यह देश के विदेशी विनिमय का लेन देन करता है। व्यापारिक बैंक केवल केंद्रीय बैंक की आज्ञा से ही विदेशी विनिमय का कार्य करता है। इसी तरह से ऋण है। ये केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है और व्यापारिक बैंकों को बिल भुनाने की सुविधा देता है, और व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं। इसी तरह से केंद्रीय बैंक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक सरकार को सलाह देने के दायित्व से मुक्त होता है। केंद्रीय बैंक के कार्य। सबसे पहला है केंद्रीय बैंक का कार्य नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है। केवल केंद्रीय बैंक ही नोट निर्गमन कर सकता है, बाकी व्यापारिक बैंक इस कार्य को नहीं कर सकते। दूसरा है ये सरकार का बैंकर है, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तीसरा बैंकों का बैंक है। चौथा ये अंतिम ऋणदाता है। पांचवा विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। छठा समाशोधन गृह का कार्य करता है। सातवां साख नियंत्रण का कार्य करता है। आठवां जो मुख्य कार्य है इसका ये विकासात्मक कार्य है, देश के विकास के लिए कार्य करता है। इन सब कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं जो केंद्रीय बैंक को करने होते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे आंकड़े एकत्रित करना। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध। तीसरा बैंकों का सर्वेक्षण। चौथा विकास गोष्ठी का आयोजन। ये केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य दूसरे कार्य हैं।
तो इस तरह से केंद्रीय बैंक के अन्य कार्य हैं आंकड़े एकत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंध, बैंकों का सर्वेक्षण, विकास गोष्ठी का आयोजन। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। लगभग हर जगह नोट जारी करने का विशेषाधिकार केंद्रीय बैंक के उद्गम और विकास के साथ जुड़ा हुआ था। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं। केंद्रीय बैंक को नोट छापने का जो पूर्ण अधिकार दिया गया है, इसका कारण है सबसे पहला, मुद्रा प्रणाली में एकरूपता आ जाती है। दूसरा, पत्र मुद्रा पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता है। तीसरा, केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके देश की मुद्रा प्रणाली में कुशलतापूर्वक पर्याप्त लोच बनाए रखता है। साथ ही इससे देश की मुद्रा में जनता का विश्वास बढ़ जाता है। केंद्रीय बैंक साख निर्माण की मात्रा को आसानी से नियंत्रित कर सकता है और केंद्रीय बैंक मुद्रा की आंतरिक और बाह्य कीमत की स्थिरता बनाए रखने में सफल होता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है। दूसरा जो कार्य है केंद्रीय बैंक का, यह ये सरकार का बैंकर, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। सरकार का बैंकर के रूप में जो कार्य करता है, इसमें है सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है और यह हिसाब समय समय पर केंद्र सरकार को भेजता रहता है। इसी तरह से सरकारी खाते से सरकार के सब खर्चों का भुगतान करता है। देश विदेश से ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करना और उन्हें सरकार के खाते में जमा करना केंद्रीय बैंक का ही कार्य है। इसी तरह से सरकार के लिए जो भी ऋण प्राप्त किए जाते हैं उस पर नियमित ब्याज चुकाना और भुगतान तिथि पर ऋणों की रकम भी चुकाने की व्यवस्था करना इसका कार्य है। इसी तरह से सरकार को जब भी रकम की आवश्यकता होती है तब केंद्रीय बैंक उधार देता है। दूसरा, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि भी होता है। सरकार जिन देशों से भी आर्थिक लेन देन के समझौते करती है वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही किए जाते हैं। इसी तरह से सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे घाटे के वित्त, अवमूल्यन, व्यापार नीति, विदेशी विनिमय आदि में परामर्शदाता का कार्य करता है। तीसरा जो इसका मुख्य कार्य है ये है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का नकद कोष अपने पास रखते हैं, इसीलिए केंद्रीय बैंक को नकद कोषों का संरक्षक भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। पहला, अपने पास नकद कोष और दूसरा केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं। ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नकद कोष मानते हैं। इसीलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चौथा है केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है। आज सभी केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के दायित्व को निभा रहे हैं। जब किसी व्यापारिक बैंक को वित्तीय संकट के दौरान कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं हो पाता तो वह केंद्रीय बैंक से अंतिम सहारे के रूप में ऋण की मांग कर सकता है। केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के ग्रहण करने योग्य बिलों की कटौती करके केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। वास्तव में इन कटौती कार्य के कारण ही केंद्रीय बैंकों को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक अपने इन कटौती के कार्यों द्वारा ही व्यापारिक बैंकों की तरल प्रतिभूतियों को नकदी के रूप में बदलकर तरलता प्रदान करता है। इसी तरह से केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है।
केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को भुगतान शेष संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने में सहायक होता है। विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के लिए केंद्रीय बैंक बाजार से विदेशी विनिमय खरीदती या बेचती है। इसी तरह से केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह कार्य का अर्थ है वह विभिन्न बैंकों के एक दूसरे के लेन देन न्यूनतम नकदी के साथ निपटा देती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक के कोष और खाते केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। केंद्रीय बैंक के इस कार्य से कुछ लाभ होते हैं, जैसे पारस्परिक लेन देन का निपटारा कम मुद्रा में ही हो जाता है। दूसरा, बैंकों के पारस्परिक संबंध बढ़ते जाते हैं। तीसरा, इससे केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की तरलता स्थिति का पता चलता है। तो इस तरह से समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, जिससे केंद्रीय बैंक को भी लाभ होते हैं। अगला कार्य है साख नियंत्रण। केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। साख नियंत्रण से अभिप्राय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। साख मुद्रा का आवश्यकता अधिक से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कम होने पर मुद्रा अस्फीति के दोष पैदा हो जाते हैं। यही कारण है केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अंदर रखने का प्रयास करता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का नियंत्रण करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है। अगला जो कार्य है इसका यह है विकासात्मक कार्य। देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्रीय बैंक बहुत से कार्य करता है, जैसे संगठित बैंकिंग प्रणाली का विस्तार करता है और नई वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करता है। विकास कार्यों के लिए केंद्रीय बैंक पर्याप्त मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित करता है। तीसरा, विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है। कृषि वित्त का प्रबंधन करके किसानों की कृषि संबंधी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करता है। इसी तरह से देश के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक वित्त का प्रबंधन करता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है। केंद्रीय बैंक के अन्य कार्य भी हैं, जैसे सबसे पहला आंकड़े एकत्रित करना। केंद्रीय बैंक एक सर्वोत्तम संस्था है जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े जैसे वित्त, बैंकिंग, कीमतों, विदेशी विनिमय, करेंसी आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से संबंध। देश का केंद्रीय बैंक अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं, के साथ संबंध रखता है। तीसरा, बैंकों का सर्वेक्षण। केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों का निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण भी करता है और साथ ही बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। इसी तरह से विकास गोष्ठी का आयोजन। केंद्रीय बैंक समय समय पर विकास गोष्ठियों का या सेमिनार का आयोजन करता है और अपनी नीतियों को व्यावसायिक बैंकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही बैंकों के सुझाव एकत्रित करता है। साख नियंत्रण। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है साख पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था का मौद्रिक प्रबंधन करना। साख का विस्तार व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख नियंत्रण करता है। साख नियंत्रण का मतलब है केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति को नियंत्रित करना। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य साख नियंत्रण है। अब साख नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला है कीमत स्थिरता स्थापित करना। दूसरा,
विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। तीसरा, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना। और चौथा, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना। तो इस तरह से साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य हैं: कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, तीसरा, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, और चौथा, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना। तो ये साख नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य हैं। साख नियंत्रण की विधियां मुख्यतः दो हैं। पहला है मात्रात्मक विधियां या रीतियां, दूसरा है गुणात्मक रीतियां। तो इस तरह से साख नियंत्रण की दो विधियां हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। साख नियंत्रण की जो मुख्य विधियां हैं ये दो हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक रीतियां भी 4 तरह की होती हैं। सबसे पहला है इसमें बैंक दर नीति, दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा है नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, और चौथा है सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बैंक दर नीति। बैंक दर नीति साख मुद्रा पर नियंत्रण रखने की अप्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण विधि है। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। इसे कटौती की दर भी कहते हैं। बैंक दर का परिवर्तन ब्याज दर में परिवर्तन लाता है। बैंक दर बढ़ने से व्यापारिक बैंकों को ऊंची दर पर ऋण मिलता है, जिसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी ऋण की ब्याज दर बढ़ा देते हैं। बाजार में ऋण महंगा होता है, ऋण की मांग घटती है, जिसके फलस्वरूप साख का संकुचन होता है। इसे महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देती है। इसके विपरीत बैंक दर घटने से व्यापारिक बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है, जिसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपने ऋण की ब्याज दर घटा देते हैं। बाजार में ऋण सस्ता होता है, ऋण की मांग बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप साख का विस्तार होता है। इसे सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ाने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। दूसरा है साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधियों में खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजारों की क्रियाओं से मतलब है केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना, या खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक बाजारों में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, जिससे मुद्रा बाजार में तत्काल मुद्रा की मात्रा प्रभावित होती है। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है। इसके विपरीत जब बाजार से केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है तो मुद्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रिया व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कम अथवा अधिक हो जाती है। इससे मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि अथवा कमी होती है। अगला है नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य होता है। केंद्रीय बैंक नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों को प्रभावित कर सकता है। यदि केंद्रीय बैंक साख संकुचन चाहता है तब वह नकद कोष अनुपात को बढ़ा देगा, जिससे व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों में कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी साख निर्माण की शक्ति कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप साख का संकुचन होगा। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह नकद कोष अनुपात में कमी कर देगा, जिसके कारण बैंकों के नकद कोष बढ़ जाते हैं और साख का निर्माण अधिक होगा और साख विस्तार संभव हो जाएगा। चौथा है सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं।
बैंक दर और ब्याज दर में अंतर। दोनों में अंतर होता है। ब्याज दर वह दर है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देने को तैयार होते हैं, और ब्याज दर व्यापारिक बैंक की ऋण देने की ब्याज की दर होती है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों पर पुनर्कटौती करने एवं व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार रहता है। इस बॉक्स में देखिए, यहाँ पे साख निर्माण में बैंक दर की क्या भूमिका है, इसको समझाया गया है। देखिए, बैंक दर में अगर वृद्धि होती है तो ब्याज दर में वृद्धि होगी। ब्याज दर में वृद्धि होने से व्यापारिक बैंकों से ऋण मिलना महंगा हो जाएगा, और ऋण अगर महंगा मिलेगा तो लोग ऋण की कम मांग करेंगे, और ऋण की मांग कम होगी तो व्यापारिक बैंकों द्वारा कम साख का निर्माण होगा, और साख का निर्माण कम होगा तो साख संकुचन होगा। यानी बैंक दर की वृद्धि महंगी मुद्रा नीति की सूचक है। तो इसका मतलब हुआ, बैंक दर बढ़ने से व्यापारिक बैंकों को ऊंची दर पर ऋण मिलता है, जिससे व्यापारिक बैंक भी अपने ऋण की ब्याज बढ़ा देते हैं। बाजार में ऋण महंगा हो जाता है। ऋण महंगा होने से ऋण की मांग कम हो जाती है, और ऋण की मांग कम होने से साख का संकुचन होता है। इसे महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देती है। अब इस दूसरे बॉक्स से समझिए, अगर सरकार बैंक दर में कमी कर देती है तो क्या होता है। बैंक दर में कमी होने से ब्याज दर में कमी हो जाती है। ब्याज दर कम होने का मतलब व्यापारिक बैंक अब सस्ते में ऋण देते हैं, या व्यापारिक बैंकों से सस्ते में ऋण मिल सकता है। ऋण सस्ते में मिलेगा तो ऋण की ज़्यादा मांग होगी, लोग ज़्यादा ऋण लेंगे। इससे व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक साख का निर्माण होगा, और ज़्यादा साख का निर्माण का मतलब है साख का विस्तार होगा। यानी बैंक दर की कमी सस्ती मुद्रा नीति की सूचक है। इसको हम कह सकते हैं विपरीत बैंक। अगर जो वृद्धि हुई है बैंक दर में, इसके विपरीत अगर बैंक दर घटने से व्यापारिक बैंकों को सस्ती दर पर ऋण मिलता है, जिससे व्यापारिक बैंक भी अपने ऋण का ब्याज कम कर देते हैं। बाजार में ऋण सस्ता होता है, ऋण की मांग बढ़ जाती है। ऋण की मांग बढ़ने से साख का विस्तार होता है। इसे सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ाने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अस्फीति में कैसे बैंक दर अपनाई जाए। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा विद्यमान है तो इसके नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक दर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक भी ब्याज दर को बढ़ा देंगे और व्यापारी वर्ग बैंकों से ऋण लेना कम कर देंगे। इससे अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। इसी तरह से ये अर्थव्यवस्था में जब अस्फीति की स्थिति विद्यमान होती है, इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा अस्फीति की दशा विद्यमान है तो इसको रोकने के लिए केंद्रीय बैंक दर कम कर देता है। जब बैंक दर कम हो जाती है तो उससे ब्याज दर भी कम हो जाती है। इससे व्यापारी अधिक मात्रा में बैंकों से ऋण लेना चाहेंगे और इस प्रकार साख का विस्तार हो जाएगा। देश में विनियोग बढ़ेगा, जिससे मुद्रा अस्फीति का दबाव कम हो जाएगा। बैंक दर नीति की सफलता की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला, देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा बाजार में प्रचलित अन्य ब्याज की दरें बैंक दर में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप बदलनी चाहिए। तीसरा, व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक पर निर्भर होना चाहिए। चौथा,
उद्यमी और व्यापारी वर्ग का विनियोग दृष्टिकोण बैंक दर परिवर्तन के अनुकूल होना चाहिए। तो इस तरह से बैंक दर नीति की सफलता की ये शर्तें हैं। पहला, देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा बाजार में प्रचलित अन्य ब्याज की दरें बैंक दर में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप बदलनी चाहिए। तीसरा, व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक पर निर्भर रहना चाहिए। और चौथा, उद्यमी और व्यापारी वर्ग का विनियोग दृष्टिकोण बैंक दर परिवर्तन के अनुकूल होना चाहिए। रेपो रेट। रेपो दर या रेपो रेट वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर को बढ़ा देता है। तो इस तरह से रेपो दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसी तरह से रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने आधिक्य कोषों को देश के केंद्रीय बैंक के पास जमा करके लाभ अर्जित करते हैं। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट को रेपो दर के साथ बांध दिया है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट घोषित रेपो दर से 0.25% तक कम बनी रहती है। इसी तरह से खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों को खरीदना अथवा बेचना। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, जिससे बाजार में तत्काल मुद्रा की मात्रा प्रभावित होती है। तो इस तरह केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रिया व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को प्रभावित करती है, जिससे व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति कम और अधिक हो जाती है। इससे मुद्रा की मात्रा में और अधिक वृद्धि अथवा कमी होती है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय साख संकुचन के लिए भी होता है और इसी तरह से खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद साख विस्तार के लिए की जाती है। जब बाजार में मुद्रा की अधिकता होती है तब केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियां बेचना शुरू कर देता है। जनता अपनी नकदी और बचत कोषों से केंद्रीय बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देती है। इस प्रकार नकदी केंद्रीय बैंक की ओर लौट जाती है और प्रचलित मुद्रा की मात्रा में कमी होती है, जिससे बैंकों के नकद कोषों में कमी आ जाती है। बैंकों के नकद कोष कम हो जाने के कारण उनको साख मुद्रा का संकुचन करने पर बाध्य होना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप स्फीतिक दबाव पर नियंत्रण हो पाता है। इसी तरह जब मुद्रा की कमी हो जाती है तब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देता है, जिसके बदले नकद धनराशि देता है, जिससे जनता के हाथ में मुद्रा की मात्रा पहुंचती है, जिसका कुछ भाग बैंकों में भी जमा हो जाता है। बैंकों के पास अधिक जमा होने से अधिक साख का सृजन करने में समर्थ हो जाते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता तभी होगी जब ये शर्तें होंगी। कुछ आधारभूत शर्तें हैं इसके लिए। सबसे पहले प्रतिभूतियों की मांग तथा पूर्ति सदा विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास होना चाहिए। तीसरा, केंद्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं से अन्य बैंकों के नकद कोष प्रभावित होने चाहिए। चौथा, व्यापारिक बैंकों की रणनीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा, केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने तथा बेचने की शक्ति असीमित होनी चाहिए। छठा, सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में अधिक उच्चावचन नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से खुले बाजार की सफलता के लिए इन आधारभूत शर्तों का होना आवश्यक होता है। जब ये आधारभूत शर्तें होंगी तभी खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा साख पर नियंत्रण होगा और ये साख पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों के सहयोग से ही होता है।
साख नियंत्रण की मात्रात्मक रीतियों में से आपने बैंक दर नीति देख ली, खुले बाजार की क्रियाएं सीख लिया, और इसी तरह से अब है नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। इससे पहले भी आप नकद कोष अनुपात में परिवर्तन के बारे में जान चुके हैं। व्यापारिक बैंकों को अपने जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य होता है। केंद्रीय बैंक नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि नकद कोष अनुपात 5% है, किसी बैंक की कुल जमाएं 200 करोड़ हैं, तो इस बैंक को 10 करोड़ केंद्रीय बैंक के पास रखने होंगे। 10 करोड़ का मतलब 5% है। नकद कोष अनुपात 5% है, इसलिए 200 का 5% 10 करोड़ हो गया। यदि नकद कोष अनुपात को बढ़ाकर 10% कर दिया जाता है तो बैंक को 20 करोड़ केंद्रीय बैंक के पास जमा करने होंगे। तो केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था में साख या नकद प्रवाह का संकुचन करना होगा, तो वह नकद कोष अनुपात को बढ़ा देगा। यदि उसको साख या नकद प्रवाह का विस्तार करना होगा तो इसे घटा देगा। अगला है सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। साख विस्तार की दृष्टि से इस अनुपात को घटा दिया जाता है तथा साख संकुचन की दृष्टि से इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। यद्यपि नकद कोष अनुपात CRR तथा वैधानिक तरलता अनुपात SLR की सफलता व्यापारिक बैंकों द्वारा इन अनुपातों को कठोरता से बनाए रखने पर निर्भर करती है। इससे पहले आपने जाना साख नियंत्रण की मात्रात्मक रीतियों के बारे में। अब है साख नियंत्रण की गुणात्मक या चयनात्मक रीतियाँ। इसमें सबसे पहला है साख की राशनिंग, दूसरा उपभोक्ता साख नियमन, तीसरा सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, चौथा प्रत्यक्ष कार्यवाही, पांचवा नैतिक दबाव और छठा प्रचार। ये सब गुणात्मक विधियां हैं जिनके द्वारा साख नियंत्रण को किया जा सकता है। तो इस तरह से साख नियंत्रण की गुणात्मक रीतियों में पहला साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख नियमन, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव और प्रचार है। सबसे पहला है साख की राशनिंग। किसी देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है, इसलिए वह आवश्यक समझे तो साख पर नियंत्रण करने के लिए साख की राशनिंग भी कर सकता है। केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग 4 प्रकार से करता है। पहला, केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी कर सकता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा निश्चित कर सकता है। तीसरा, किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर सकता है। इसी तरह से चौथा, केंद्रीय बैंक उद्योगों और व्यवसायों को दी जाने वाली साख की सीमा निश्चित कर सकता है। इस तरह केंद्रीय बैंक राशनिंग के द्वारा साख का नियंत्रण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप साख का संकुचन हो जाता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग द्वारा साख संकुचन कर सकता है। दूसरा है उपभोक्ता साख नियमन। इस रीति के अंतर्गत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं उधार या किराया खरीद प्रणाली के आधार पर बेची जाती हैं। इनका भुगतान किश्तों में किया जाता है। तेजी के दिनों में उपभोक्ता साख का संकुचन किया जाता है तथा मंदी के दिनों में इसका विस्तार किया जाता है। इस रीति के अंतर्गत मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं जो किस्त साख के आधार पर बेची जाती हों, उन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। प्रारंभिक किस्त की राशि बढ़ा दी जाती है और अधिकतम भुगतान समय कम कर दिया जाता है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में इसके ठीक विपरीत कार्यवाही की जाती है।
फिर है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। प्रतिभूतियों के मूल्य और उधार दी जाने वाली राशि के अंतर को सीमा कहते हैं। केंद्रीय बैंक विभिन्न वस्तुओं के लिए सीमांत आवश्यकता अनुपात निर्धारित करता है। यदि केंद्रीय बैंक किसी विशेष वस्तु के प्रति साख का विस्तार करना चाहती है तो वह सीमांत आवश्यकता अनुपात को कम कर देती है, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी वस्तुओं के भंडार के प्रति अधिक ऋण मिलने लगता है तथा साख का विस्तार होता है। उदाहरण के लिए चावलों के सीमांत आवश्यकता अनुपात 10% है, जिससे मिल मालिकों को चावलों के भंडारों के प्रति 90% ऋण प्राप्त होगा। अब यदि इस अनुपात को घटाकर 5% कर दिया जाता है तो इससे व्यापारियों को चावल भंडारों के प्रति 95% ऋण मिलेंगे। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही। यदि कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियमों का अनुसरण नहीं करते तो केंद्रीय बैंक उस बैंक के प्रति प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। वह उन बैंकों से अग्रिमों के प्रति दंडनीय ब्याज की दर प्राप्त कर सकता है अथवा दोषी बैंकों को बंद करने की आज्ञा दे सकता है। अगला है नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों का पालक होने तथा मुद्रा बाजार में विशेष प्रभावशाली होने के कारण विभिन्न बैंकों को समझा बुझाकर तथा नैतिक दबाव डालकर उनको अपनी नीति के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही हो तो केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों से अनुरोध करता है कि वो उससे ऋण लेने न आए, जनता को अधिक ऋण स्वीकृत न करें तथा अनावश्यक व्यवसायों में राशि न लगाएं। इसके विपरीत यदि देश में मंदी की समस्या होती है तो केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के उनके ऋणों की मात्रा में वृद्धि करने का अनुरोध करता है। साख नियंत्रण की अगली गुणात्मक रीति है प्रचार। आधुनिक समय में केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों का उचित प्रचार करके भी जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता है, क्योंकि आज जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ। सबसे पहला है बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख। केंद्रीय बैंक केवल बैंक साख को ही नियंत्रित कर सकता है, अन्य प्रकार की साख को नहीं। तो इस तरह से ये साख नियंत्रण की एक कठिनाई है। अगला है सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव। देश की समस्त साख संस्थाएं केंद्रीय बैंक के प्रत्यक्ष प्रभाव में नहीं होती। जैसे विदेशी बैंकों पर केंद्रीय बैंक का उतना नियंत्रण नहीं होता जितना घरेलू व्यावसायिक बैंकों पर होता है। तीसरा है साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव। केंद्रीय बैंक साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण नहीं कर सकता। यह हो सकता है कि साख व्यापार के लिए लिया जाए परंतु उसका उपयोग सट्टे के लिए किया जाए। चौथा, अमौद्रिक कारणों पर नियंत्रण का अभाव। देश में मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन उत्पन्न होने के अनेक मौद्रिक व अमौद्रिक कारण होते हैं। केंद्रीय बैंक केवल मौद्रिक कारणों पर ही साख नियंत्रण की रीति के द्वारा प्रभाव डाल सकता है, अमौद्रिक कारणों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो इस तरह से साख नियंत्रण की ये कठिनाइयाँ केंद्रीय बैंक के सामने आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी से हुई। यह 5 करोड़ की पूंजी 100 मूल्य के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। प्रारंभ में लगभग समस्त अंश पूंजी का स्वामित्व गैर सरकारी अंशधारियों के पास था, किंतु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इस तरह सरकार ने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है।
भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। सबसे पहला है नोटों का निर्गमन। रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के नोट को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचलन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। दूसरा जो रिजर्व बैंक का कार्य है, ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। ये सरकार के बैंकर, एजेंट और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब रिजर्व बैंक देश में अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। यह व्यापारिक बैंकों का बैंकर ही नहीं बल्कि अंतिम ऋणदाता भी है। चौथा है साख नियंत्रण। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा तथा दिशा पर नियंत्रण करने का कार्य भी संपन्न करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। इसी तरह से विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है। रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है। इनके अलावा भी रिजर्व बैंक के अन्य दूसरे कार्य भी हैं। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास पर अधिक बल देने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक के कार्यों का लगातार विस्तार हुआ है। बैंक द्वारा विकास संबंधी बहुत से कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में समाशोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना, प्रकाशित करना, ये सब कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह से आपने केंद्रीय बैंक के कार्य, साख नियंत्रण के उपाय, साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात, सांविधिक तरल अनुपात, गुणात्मक तथा चयनात्मक साख का नियंत्रण के बारे में इस वीडियो में जाना। संक्षेप में फिर से देखिए, केंद्रीय बैंक का मतलब है केंद्रीय बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति का निर्माता और संचालक होता है। इसी तरह से केंद्रीय बैंक के कार्य हैं नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंकर, वित्तीय परामर्शदाता, बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, समाशोधन गृह के कार्य, साख का नियंत्रण, विकासात्मक कार्य। इसी तरह से साख नियंत्रण के उपाय 2 तरह के हैं। पहला है मात्रात्मक उपाय, दूसरा है गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में जो सबसे पहला है ये बैंक दर, दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा नकद कोष अनुपात और चौथा वैधानिक तरलता अनुपात है। इसी तरह से गुणात्मक या चयनात्मक साख का नियंत्रण वह साख नियंत्रण है जो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली तथा विशेष बैंकों द्वारा दी गई साख की मात्रा को नियमित करता है। इसे गुणात्मक साख